आप उन यंग पॉलिटिशियन की जनरेशन में हैं जिन्होंने न केवल राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला है बल्कि अपने नाम को भी पूरी तरह स्थापित कर लिया है। आप सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और हाँ, आप वर्तमान की महिला राजनीतिज्ञों में कुछ सबसे बेहतर बोलने वाली में से एक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रिया पटेल जी की, जो आज हमारे शो में मेहमान है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जो युवा शब्द होता है वो तो जाति से विमुक्त होता है, लेकिन मैं एक बयान कह रहा हूँ कि आपके नाम के साथ आपका जो सरनेम है वो बहुत शक्तिशाली है। आप युवा होने के साथ ही साथ एक वोट बैंक की भी नेता कहलाती हैं। क्या आप मेरे बयान से सहमत हैं? मैं युवाओं की नेता हूँ, ये सच है। और मैं पटेल बिरादरी का अगर आप नेता मुझे समझते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं साथ में जोड़ूंगी कि मैं तो समझती हूँ कि मैं महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मेरे साथ तो आई हैव 3 feather इन माई कैप। मैम, युवा होने के राजनीति में क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है? फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जब आपकी उम्र कम होती है तो पहले तो बड़े बड़े राजनेता आपको गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपकी हर बात पे यही सोचते हैं कि अभी तो ये बच्चे हैं अब और फ़ायदा ये है कि कम उम्र में आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और युवाओं के अंदर एक नई सोच होती है, एक क्रिएटिविटी होती है। तो आपको समझ में आता है कि आप कुछ नया, कुछ रचनात्मक करेंगे तो उससे बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभाव आ सकता है। और युवा होने के नाते आपके पास बहुत ऊर्जा होती है, और ऊर्जा और क्रिएटिविटी दोनों बातें जब मिलती हैं तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटल इम्पैक्ट होता है, समाज पर जो प्रभाव होता है, वो काफ़ी सकारात्मक होता है। मैम, आदरणीय सोनीलाल पटेल जी को कैसे याद करती हैं, पिता पुत्री के संबंध को? कोई भी बात जो हम लोग के दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। मेरे पापा को बहुत हमेशा से मुझे लेकर बहुत उनको एम्बिशन रहती थी। हमेशा वो चाहते थे कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, लेकिन वो तो संभव हुआ नहीं। और शायद ये कभी भी उनके जहन में नहीं होगा कि उनके राजनीतिक कार्यों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। और मेरे ख्याल से ये वक्त का निर्णय है जो मेरे ऊपर आया है। मैं छोटी थी तो पापा को मेरे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था। जो जब भी बहुत थके हुए होते थे, घर आते थे तो मुझसे कहते थे, अनु बेटा एक गाना सुना दो मुझे। मैम, जैसे आपने बताया वक्त का निर्णय रहा, कितना मुश्किल रहा निर्णय? क्या जिम्मेदारियों के तहत आपको आना पड़ा या समर्थकों की या पटेल जी के चाहने वाले लोगों की मजबूरी थी कि आपको आना पड़ा? देखिए, पार्टी में तो मुझे पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वही लेकर आए। और हकीकत तो ये है कि जिस वक्त मैं उनके राजनीतिक पार्टी में आई, मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं किस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हूँ। पार्टी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो जैसे एहसास ही नहीं था कि हम किस चीज़ में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे लिए वैसी बात थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं एमएलए बन गई, फिर एमपी बन गई, तो ये 2 पोजीशंस जब मेरे पास हुई तो लोगों को पोजीशन मिलने से पहले एहसास होता है कि ये क्या चीज़ होती है। मुझे पोजीशन मिलने के बाद समझ में आया कि एमपी होने का मतलब क्या होता है, एमएलए होने का मतलब क्या होता है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, इतनी बड़ी जवाबदेही है। कोई भी आपसे कुछ भी पूछता है, कुछ भी कहता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम एंड यू हैव टू बी वर्किंग ऑल द टाइम। हर समय, मैं जब से एमपी बनी हूँ, मतलब हर वक्त मैं यही सोच रहती हूँ कि भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या नया करूँ। मतलब मुझे फिर से चुनाव में जाना है तो मैं क्या बताऊँगी, क्या अपनी उपलब्धियाँ गिनाऊँगी कि मैंने क्या किया। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसको मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज द टफेस्ट थिंग टू डू। मैम, देश की आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य हमेशा चुनावी मुद्दा बनता रहा। अब चूंकि आप वो मंत्रालय संभाल रही हैं तो मेरा ये पूछना भी लाजिम है कि इस मंत्रालय में या इस विभाग में संस्थागत बदलाव कब आएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है
और हमारे केंद्र की सरकार अपना दायित्व निभाते हुए राज्यों को हर तरीके का वित्तीय, तकनीकी, हर प्रकार का सहयोग देती है। आज देश के अंदर जो सरकार है उसके लिए स्वास्थ्य भी एक प्राथमिकता है और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आज भी अपने जीडीपी का महज 1% के करीब हम स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हम स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व दें, ज़्यादा एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो दें और देश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी चुनौतियां सामने आ रही हैं उसके लिए हमारी सरकार के बराबर कुछ ना कुछ प्रयास हो रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारी महंगी दवाइयां हैं जिसको हमने सस्ता किया है। फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स की सुविधाएं हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। देश में डॉक्टर्स की जो कमी है उससे निपटने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं। देश में अच्छे सुपर स्पेशलिटीज़ हम सेटअप कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे से लेकर प्राइमरी केयर से लेकर सेकेंडरी केयर से लेकर टर्शरी केयर तक हमारा जो स्वास्थ्य का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बहुत मजबूती से तैयार करें जिससे ये हमारे लिए एक समस्या ना रह पाए। मैम, मिर्ज़ापुर के विकास के लिए क्या रोड मैप है? मिर्ज़ापुर में अभी तो मुझे लगभग 3.25 वर्ष हो रहे हैं और मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, जिसमें मैंने रेल मंत्रालय से कई कार्य किए हैं। इस बार के ही बजट में 70 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन है मुगल सराय से अहरौरा मधुपुर होते हुए। तो इसकी मांग लगभग पिछले 13-14 वर्षों से मेरे क्षेत्र में थी और ये 1260 करोड़ की रेलवे लाइन है जो इस बार हमको सैंक्शन हुई है। रेलवे के क्षेत्र में मेरे लिए काम करना थोड़ा इसलिए भी आसान है क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और बाकी जब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट की बात आती है तो थोड़ी सी समस्या हमें ज़रूर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बन जाएगी तो उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मैम, हालांकि आपकी पार्टी को अधिकृत पहचान मिल चुकी है, फिर भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने या उसमें क्या विलय के रास्ते खुले हुए हैं? नहीं, ऐसी तो कोई संभावना ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्रश्न भी क्यों उठता है। मेरी अपनी एक अलग पार्टी है, मेरी पार्टी की अलग पहचान है। एक बहुत लंबा संघर्ष उत्तर प्रदेश की राजनीति में मेरी पार्टी ने किया है और मुझे लगता है कि हम साथ चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, तो एक दूसरे में हमें मिलकर कोई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो संगम वो कहते हैं वो हमें नहीं बनाना। हमें लगता है कि हमारी अलग अलग पहचान के साथ जब हम एक साथ चलते हैं तो वो लोगों को, जनता को ज़्यादा अपील करता है। मैम, राजनीति में महिला आरक्षण पर आपके विचार जानना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही मानना है कि हमारे देश में महिलाओं की जो भी सामाजिक स्थिति रही है उसमें यदि हमको कोई परिवर्तन लाना है तो ये राजनीति के पटल पर ही संभव है। जब राज्यों के सदनों में और केंद्र के सदन में यानी हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा में जब हम महिलाओं की ज़्यादा संख्या में उपस्थिति कराएंगे तो महिलाओं से जुड़े हुए जो विषय हैं अपने आप उसका समाधान होगा। अभी हम बार बार कहते हैं जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं कि भाई इतने कानून हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर भी अपराध होते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब महिलाएं स्वयं सदन में बैठने लगेंगी राज्य और देश के, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर होने लगेगा और महिलाओं का जो आरक्षण है वो होना चाहिए और उसमें भी जो कमज़ोर वर्ग की, पिछड़े दलित तबके की महिलाएं हैं उनको भी स्थान मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है और मेरी पार्टी की सोच है। मैम, इंटरनेट पे एक बड़ा यूथ दर्शक वर्ग है जो हम लोग को फॉलो करता है। हमारे दर्शकों के लिए, युवा दर्शकों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहते हो? मैं स्वयं युवा हूँ और मैं जानती हूँ कि राजनीति में मैं अचानक आई, तो आने से पहले मुझे कभी भी नेता, पॉलिटिक्स ये सब अट्रैक्ट नहीं करता था और आने के बाद मुझे लगता है कि शायद हमारे देश के नौजवानों को राजनीति में और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर इंटरेस्ट लेने की भी आवश्यकता है और इसको एक सर्विस की दृष्टि से देखते हुए आप जो भी अपना काम करते हैं वो करते रहें, लेकिन इसमें भी अपनी भागीदारी दर्ज कराएं क्योंकि नौजवानों में निष्ठा, ईमानदारी, देश के प्रति समर्पण का भाव बड़ा स्वाभाविक और मैं समझती हूँ ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जब राजनीति में आएंगे तो हमारी राजनीति में जो शुचिता है वो और बढ़ेगी, राजनीति में जो रचनात्मकता है वो भी और बढ़ेगी। मैम,
आपको भले ही राजनीतिक प्रभावित करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन आप वर्तमान में कई युवाओं को प्रभावित कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। यूँ ही अच्छा काम करते रहिए। अगली बार हम लोग जब मिले तो उम्मीद करता हूँ आपके पास काम का और बड़ा जखीरा होगा जो आप हमारे साथ बांट पाएंगे। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।